आज मैं भारतीय इतिहास प्रारंभ कर रहा हूँ और भारतीय इतिहास में सबसे पहले मैं वैदिक संस्कृति से प्रारंभ करूंगा। प्रत्येक चैप्टर के प्रारंभ में एक कहानी नुमा बात सुनाऊंगा, उस चैप्टर के विषय में संकल्पना क्लियर करूंगा, कॉन्सेप्ट, उसके बाद में उस चैप्टर से संबंधित फैक्ट लिखाऊंगा। इस वीडियो में वैदिक संस्कृति के कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि जब मैं फैक्ट लिखाऊं तो आप संकल्पना के ढांचे में तथ्यों को फिट कर सकें, याद करने में आसानी रहती है। 1500 ईसा पूर्व के लगभग हड़प्पा संस्कृति का खात्मा हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में। हड़प्पा संस्कृति का निवास स्थल क्या था? सप्त सिंधु प्रदेश, जो कि आज पाकिस्तान में मुख्य रूप से पड़ता है, कुछ भारत में भी आ जाता है, सप्त सिंधु प्रदेश। तो 1500 ईसा पूर्व के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में हड़प्पा वासियों की गतिविधियों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। 1500 ईसा पूर्व के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में एक दूसरी तरह की जीवन शैली का उद्भव दिखाई देता है। ठीक है, तो 1500 ईसा पूर्व के बाद एक अलग तरह की जीवन शैली के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो उनके सोचने का तरीका, रहने का तरीका, उनकी अर्थव्यवस्था, समाज, सब कुछ हड़प्पा वासियों से बिल्कुल अलग प्रकार की थी। 1500 ईसा पूर्व के बाद जिन लोगों के साक्ष्य मिलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश में, उनके रहन सहन का तरीका, संस्कृति, सोच, खान पान, धार्मिक व्यवहार सब कुछ अलग था हड़प्पा वासियों से। इन 1500 ईसा पूर्व के बाद के जो साक्ष्य मिलते हैं, जिस जीवन शैली के साक्ष्य सप्त सिंधु प्रदेश में मिलते हैं, वो साक्ष्य 4 वेदों से प्राप्त होते हैं। हड़प्पा वासियों के बारे में जानकारी उत्खनन से प्राप्त होती है, खुदाई से जो भी ब्रह्मांड, मोहरे, तमाम धार्मिक प्रतीक प्राप्त होते हैं, खुदाई से नदियों के किनारे सप्त सिंधु प्रदेश में, नदियों के किनारे शहरों में। तो हड़प्पा वासियों के विषय में जानकारी उत्खनन से प्राप्त होती है, लेकिन आर्यों के विषय में जानकारी उत्खनन से नहीं बल्कि 4 वेदों से प्राप्त होती है। इन 4 वेदों के नाम है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, तो चूंकि 4 वेदों से इनके विषय में जानकारी मिलती है, किनके विषय में? वे लोग जो 1500 ईसा पूर्व के बाद सप्त सिंधु प्रदेश में रहे। ठीक है, इन लोगों के विषय में जानकारी वेदों से प्राप्त होती है, इसलिए इन्हें हम वैदिक संस्कृति कहते हैं। ठीक है, चूंकि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, इसलिए वैदिक संस्कृति को हम आर्य संस्कृति भी कहते हैं। आर्यों के विषय में मुख्य रूप से 4 वेदों से जानकारी मिलती है। अभी हमने नाम गिनाए, इनमें से जिन लोगों के विषय में ऋग्वेद से जानकारी मिलती है उन्हें हम ऋग्वैदिक संस्कृति कहते हैं, और जिन लोगों के विषय में बाद के, ऋग्वेद सबसे पुराना है, ऋग्वेद के बाद लिखा गया सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ऋग्वेद के बाद के जो 3 साहित्य हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन तीनों साहित्य से जिन आर्यों के विषय में जानकारी मिलती है उन्हें हम उत्तर वैदिक आर्य कहते हैं। यानी ऋग्वेद में जिन लोगों के विषय में बातें मिलती हैं, रहन सहन का तरीका मिलता है, उन्हें ऋग्वैदिक आर्य, और बाकी तीनों वेदों से जिनके विषय में जानकारी मिलती है उन्हें उत्तर वैदिक आर्य कहते हैं। ऋग्वैदिक आर्य के रहन सहन, खान पान और धार्मिक व्यवहार में, और उत्तर वैदिक आर्यों के खान पान, रहन सहन, अर्थव्यवस्था, समाज और धार्मिक व्यवहार में काफी अंतर था। यानी उत्तर वैदिक आर्य कुछ अलग तरह से रहते थे और ऋग्वैदिक आर्य कुछ अलग तरीके से रहते थे। ऋग्वैदिक आर्य, आज मैं टॉपिक मेरा रहेगा ऋग्वैदिक संस्कृति या ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक आर्य। तो जिस संस्कृति के विषय में जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है उसी को हम कहते हैं ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक संस्कृति कैसी थी? ऋग्वैदिक संस्कृति पूरी तरह से कबीलाई थी, जनजातीय थी। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका पेशा मुख्य रूप से पशु चराना था। जो ऋग्वैदिक आर्य थे उनका पेशा मुख्य रूप से पशु चराना था। पशु चराने वालों के लिए एक मजबूरी होती है कि एक जगह नहीं ठहर सकते। जो पशु चराकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं, यानी खेती नहीं करते हैं, पशु चराते हैं। पशु चराने वालों की एक मजबूरी होती है कि एक जगह पर टिक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चरागाह समाप्त हो जाते हैं, उन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ेगा। इसलिए जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो भ्रमणशील थे। ऋग्वैदिक आर्यों का काल था 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, यानी 500 वर्षों तक का काल। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 500 वर्षों का काल ऋग्वैदिक आर्यों का था। और 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 बीसी, ठीक है, 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक का काल, यानी ये 600 वर्षों का काल उत्तर वैदिक आर्यों का काल था। हम अभी पढ़ा रहे हैं ऋग्वैदिक काल या ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक आर्य पूरी तरह से कबीलाई थे। चरागाह उनके लिए, चरागाह महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि वो पशुचारक थे, पशुपालक थे। इसलिए चरागाह जब सूख जाते थे, खत्म हो जाते थे, तो भ्रमणशील हो जाते थे, दूसरी जगह पर चले जाते थे। यानी कि ऋग्वैदिक आर्य पूरी तरह से अस्थिर जीवन जीते थे। ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन में स्थायित्व का भाव नहीं था। अब हमने बोला कि ये पूरी तरह से कबीलाई मान्यताओं पर आधारित इनका समाज था। कबीलाई थे, जनजाति थे। प्रत्येक आर्य का संबंध किसी न किसी कबीले से होता था। तो अब अलग अलग कबीला पशुचारण पर आधारित जीवन जी रहा है
और अपने चारागाह बदलने के लिए भ्रमण कर रहा है, तो निश्चित रूप से दो कबीलों में क्या होगा, युद्ध हो जाएगा, टकराव हो जाएगा। ठीक है, तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे युद्धरत थे, दो इनका पेशा था, एक पशुचारण और दूसरा पेशा था युद्ध करना। एक पशुचारण, और जब चारागाह समाप्त हो जाते थे अपना जगह बदलते थे तो दूसरे कबीले के साथ इनका युद्ध होता था। दो महत्वपूर्ण पेशा, पशुचारण और युद्ध करना। ठीक है, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से निर्वाह अर्थव्यवस्था थी। पशुचारण वाली जो अर्थव्यवस्था होती है, जो पशुओं पर निर्वाह करता है जो समाज, उसे हम निर्वाह अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्यों? क्योंकि बचत नहीं होता है। अपने से जो कोई फसल उग जाता था उसे खा लेते थे, उसके अनाज को। खुद खेती नहीं करते थे, खुद बैल नहीं चलाते थे। ऋग्वैदिक काल में बैल, हल, इसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं था। ये सब महत्व, बैल, हल का महत्व बढ़ा उत्तर वैदिक काल में। तो ये पशुचारण पर आधारित था समाज इनका, इसलिए निर्वाह अर्थव्यवस्था था, यानी जो कुछ उगता था खा लेते थे, बचता कुछ नहीं था। जहां बचत नहीं होती है वहां व्यापार की कल्पना ही नहीं की जा सकती। व्यापार की कल्पना नहीं की जा सकती, शिल्पियों की कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। उद्योग धंधे व्यापार कुछ नहीं, सिर्फ पशु चराना, चारागाह समाप्त हो जाए तो दूसरी जगह पर जाना, जगह बदलने के क्रम में दूसरे कबीले से युद्ध करना। तो यहाँ पर भूमि का महत्व नहीं था, जिनके लिए भूमि का महत्व तब बढ़ जाता है जब इंसान खेती करता है। खेती करता है तो जमीन की कीमत हो जाती है, जमीन का महत्व बढ़ जाता है। इनके लिए जमीन का महत्व नहीं था, यानी इनके लिए संपत्ति की इकाई जमीन थी ही नहीं। आर्य, ऋग्वैदिक आर्यों के लिए संपत्ति की इकाई जमीन न होकर क्या थी इनकी संपत्ति, मवेशी थी, और मवेशियों में क्या थी, गाय। इनके लिए गाय बहुत ही महत्वपूर्ण पशु हुआ करती थी। ठीक है, तो उसी को वो दक्षिणा की वस्तु भी समझते थे, गाय को ही दक्षिणा की वस्तु समझते थे। गाय ही इनकी महत्वपूर्ण संपत्ति होती थी, गाय की रखवाली करते थे, और ये युद्ध भी गायों के लिए ही करते थे। गाय के लिए युद्ध करते थे, गाय ही दक्षिणा की वस्तु थी, गाय ही इनकी महत्वपूर्ण संपत्ति थी। ठीक है, तो गाय इनके जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका रखती थी ऋग्वैदिक आर्यों के जीवन के विषय में। निर्वाह अर्थव्यवस्था के बारे में मैंने बताया कि कुछ बचत नहीं होता था, भ्रमणशील थे, जनजातीय थे, खेती इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं थी, जो कुछ उग जाता था वो खा लेते थे। ठीक है, अब इनके समाज के विषय में देखते हैं। चूंकि भ्रमणशील समाज था इनका, एक जगह नहीं टिकते थे, जमीन की कीमत नहीं थी, जमीन इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था, तो चरागाह वाली जो अर्थव्यवस्था होती है ना, उसके में समानता होना बड़ा जरूरी है। समानता मतलब भाईचारा। अगर आप चरागाह वाली समाज में रहते हैं तो आप पे भाईचारा होगा। क्यों? झगड़े नहीं होंगे। झगड़े क्यों नहीं होंगे? झगड़े कब बढ़ जाएंगे? खेती करने लगिए, गांव में चले जाइए, फलाने का हमेशा फलाने की जमीन से विवाद रहता है। कोई कहता है कि ये अपना मेड़ इधर सरकार है, कोई कहता है अपना ये मेड़ इधर सरकार है। कभी भी दो पड़ोसियों में सुलह नहीं हो सकती अगर दोनों के खेत आसपास हैं तो गांव में। क्यों? क्योंकि जमीन की कीमत होती है और एक दूसरे की जमीन हड़पने की कोशिशें जारी रहती हैं। तो ऋग्वैदिक काल में जमीन की कीमत नहीं थी, इसलिए झगड़े नहीं होते थे। समाज पूरी तरह से बराबरी और भाईचारे पर आधारित था। ठीक है, भाईचारे पर आधारित समाज था, यानी कबीलाई था। कबीलाई समाज क्या होता है? भाईचारे वाले सिद्धांतों पर आधारित होता है, उसमें ऊंच नीच की भावना नहीं होती है ना। वंश परंपरा पर आधारित समाज था, यानी एक वंश बढ़ गया, वही वंश बढ़ते बढ़ते कबीले का रूप लेता था। यानी कबीले में सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे, है ना। कबीले में सभी एक दूसरे के रिश्तेदार होते थे, भाईचारा था और ऊंच नीच की भावना नहीं थी। जो वर्ण संकल्पना है, हम 4 वर्णों के बारे में पढ़ते, ये 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में आया जरूर है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। लेकिन ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है वो बहुत बाद में जोड़ा गया है, मूल ग्रंथ में नहीं है 10वां मंडल। तो 10वां मंडल जब बाद में जोड़ा गया, इसका मतलब कि बाद के काल में वर्ण व्यवस्था का उद्भव हुआ। 10वें मंडल में बताया गया है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति सिर से हुई ब्रह्मा के, क्षत्रिय की उत्पत्ति बाहों से हुई ब्रह्मा के, वैश्य की उत्पत्ति ब्रह्मा की जांघों से हुई और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा के पैर से हुई। तो ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्योंकि सिर से उत्पत्ति हुई या कानों से उत्पत्ति हुई है, और शूद्र निम्न है क्यों? क्योंकि उत्पत्ति ब्रह्मा के। ये एक संकेत दिया गया है कि सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण और शूद्र सबसे सामाजिक श्रेणीकरण में शूद्र सबसे नीचे। लेकिन ये 10वें मंडल में मिलता है ये उल्लेख, जो अभी मैंने बताया ब्रह्मा के 4 अंगों से 4 वर्णों की उत्पत्ति वाला जो उल्लेख है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, जिसे बाद में जोड़ा गया है। ऋग्वैदिक काल में ऐसा कोई श्रेणीकरण नहीं था। ऋग्वैदिक काल में समाज में ऐसा कोई श्रेणीकरण था ही नहीं। ठीक है, यहां तक कि कबीले में, भाई कबीला है तो एक मुखिया तो चुना ही जाएगा ना। कबीले के मुखिया को राजन कहते थे। राजन को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। राजन बिना
लोगों से पूछे जमीन को खरीद और बेच नहीं सकता था या किसी को दे नहीं सकता था। जमीन पर राजा का अधिकार होता ही नहीं था। क्यों? जमीन का महत्व ही नहीं था। पशुचारण पर आधारित समाज था, जमीन का महत्व ही था। ऋग्वैदिक काल में राजा जमीन नहीं बेच सकता था या खरीद सकता था, जमीन किसी को दान में नहीं दे सकता था। क्यों? क्योंकि जमीन का महत्व ही नहीं था। तो राजन भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग नहीं था, बाकी लोगों के समान ही था ऋग्वैदिक काल में। तो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि इनका समाज कैसा था। इनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से समतामूलक भाईचारे पर आधारित कबलाई समाज, कबीलाई या जनजाति, है ना। चरागाह में सबके चरागाह अलग अलग नहीं होंगे, सभी एक साथ एक ही चरागाह में अपने पशुओं को चराते थे। चरागाह में पशुओं को चराने के लिए कभी लड़ाई नहीं होती है। क्यों? साथ साथ रहेंगे तो दूसरे जन कबीले वालों से लड़ने में आसानी लगती है। पितृसत्तात्मक समाज स्वाभाविक रूप से डेवलप हो जाएगा। क्यों? पशुओं को चराने के लिए पुरुष अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्वाभाविक रूप से पितृसत्तात्मक, हालांकि महिलाओं को महत्वपूर्ण स्थिति प्राप्त थी इनके समाज में, लेकिन पुरुष अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। क्यों? क्योंकि पशुओं को चराने में पुरुषों की, या युद्ध कर रहे हैं, पशुओं को चरा रहे हैं, चरागाह बदल रहे हैं, युद्ध हो रहा है गायों के लिए, इसलिए पुरुषों का महत्व थोड़ा सा निश्चित रूप से बढ़ गया था। समाज में महिलाओं की दशा अच्छी थी। महिलाओं की स्थिति बाद में उत्तर वैदिक काल में, उसके बाद बहुत ज्यादा हीन हो गई, खासकर स्मृति काल में। मनुस्मृति महिलाओं के विषय में जैसे उल्लेख मिलते हैं, या फिर धर्मसूत्रों के, धर्मसूत्र बाद में लिखे गए थे, वेद के बाद उपनिषद लिखे गए, फिर आरण्यक लिखे गए, है ना, फिर धर्मसूत्र लिखे गए, फिर स्मृतियां लिखी गई। तो इस तरह से स्मृतियां फिर धर्मसूत्र लिखे गए। तो बाद के काल में जो साहित्य मिलता है उसमें स्त्रियों की दशा पतनोन्मुखी दिखाई देती है, पतन हो रहा है स्त्रियों की दशा का। लेकिन ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों का जैसा वर्णन मिलता है ऋग्वेद को पढ़ने पर, उसमें स्त्रियों के साथ बहुत भेदभाव नहीं किया जाता था। स्त्रियों को अधिकार था, चाहे मातृत्व का अधिकार हो, चाहे उपनयन संस्कार, एक महत्वपूर्ण संस्कार होता था आर्यों के जमाने में। वो क्या करते थे कि बच्चा जब 8 या 10 साल का होता था तो उसकी कथा पूजा द्वारा उसको अपने गुरु के पास भेज दिया जाता था, कथा पूजा कराकर। इस संस्कार को उपनयन संस्कार कहते थे, यानी उपनयन संस्कार के बाद ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। यानी किसी को अगर शिक्षा प्राप्त करना है, आश्रम में जाना है गुरु के पास, तो उपनयन संस्कार के बाद भेजा जाता था। अच्छी बात है कि ऋग्वैदिक काल में महिलाओं का भी उपनयन संस्कार होता था, है ना, चाहे मातृत्व का अधिकार हो, चाहे उपनयन संस्कार हो, चाहे अपना वर चुनने की स्वतंत्रता हो, अपना पति, या फिर धार्मिक समारोह या सामाजिक समारोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। महिलाओं की दशा अच्छी थी। हालांकि भेदभाव महिलाओं के साथ हमेशा सही रहा। उसका उल्लेख भी मैं जब तथ्य पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि महिलाओं के साथ भेद वाले फैक्ट कौन कौन से दिखाई देते हैं, सब बताया जाएगा। आइए चर्चा करते हैं। फिलहाल थोड़ा सा बता दूं कि ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक स्थल था कहाँ, किन क्षेत्रों में, भारत के किन क्षेत्रों में ऋग्वैदिक आर्य निवास करते थे, है ना। ऋग्वैदिक आर्य भारत में सप्त सिंधु प्रदेश में ही निवास करते थे। इसकी जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। ऋग्वेद पढ़ने पर कुछ भौगोलिक वस्तुओं के नामों का जिक्र आया है, जैसे कुछ नदियों का नाम उल्लेख हो गया है ना। अब अगर ऋग्वेद में सिंधु नदी का बार बार उल्लेख आया है, गंगा नदी का उल्लेख केवल एक बार आया है, तो इससे क्या प्रतीत होता है? इससे यही प्रतीत होता है कि सिंधु नदी आर्यों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण थी। कोई नदी किसी विशेष वर्ग के लिए, समाज के लिए महत्वपूर्ण कब हो जाती है? जब वो समाज उसी नदी के आसपास रहता हो। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सबसे ज्यादा बार हुआ है। इसका मतलब प्रारंभिक जो आर्य थे, यानी ऋग्वैदिक आर्य, सिंधु नदी के आसपास ही रहते थे। गंगा का केवल एक बार उल्लेख हुआ है। गंगा के पश्चिम में यमुना है, यमुना का इसलिए 3 बार उल्लेख हुआ है। क्यों? क्योंकि गंगा की अपेक्षा यमुना सिंधु नदी के नजदीक है ना। सिंधु नदी तंत्र, फिर यमुना, फिर गंगा, तो इसीलिए सिंधु नदी तंत्र की नदियों का ज्यादा उल्लेख हुआ है। फिर यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है, गंगा का 1 बार। यानी जैसे जैसे पूरा क्यों चले जाइए सप्त सिंधु प्रदेश से नदियों का उल्लेख कम होता गया है ना, और पश्चिम की नदियों का उल्लेख ज्यादा हुआ है। ये प्रमाणित करता है कि ऋग्वैदिक आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में ही रहते थे। कौन कौन सी नदियों का उल्लेख हुआ है हम बताएंगे बाद में। यहाँ पे इतना जान लीजिए, सबसे ज्यादा बार सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी आर्यों की सिंधु नदी थी। हालांकि सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में नदीतमा कहा गया है, यानी नदियों की माँ, नदीतमा। ये सब फैक्ट है, बाद में बताए जाएंगे। इस वीडियो में इन चीजों की चर्चा करना बहुत ठीक नहीं है। तो ऋग्वैदिक आर्यों का निवास स्थल सप्त सिंधु प्रदेश था। नदियों का बहुत ज्यादा उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख आया है। चारों वेदों में 31 नदियों का उल्लेख है, और जिनमें से केवल ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख आया है। नदियों के नामों के आधार पर इनके निवास स्थान या भौगोलिक क्षेत्र के विषय में काफी जानकारी मिलती है। एक विवाद यह है कि आर्य भारत के ही थे या कहीं बाहर से आए थे, है ना। आर्य विशिष्ट है, आर्य विशिष्ट है अपने रहन सहन, सोच, जीवन शैली, इनका जो ज्ञान था उसके चलते आर्य विशिष्ट है। तो इस पर एक विवाद है कि आर्य भारत के ही थे या बाहर से आए थे। बहुत से विद्वानों का मानना है कि आर्य
बाहर से आए थे। कुछ विद्वान ये भी मानते हैं कि आर्य बाहर से नहीं आए थे, भारत के ही थे। तो जैसे कि बाल गंगाधर तिलक ने अपनी एक पुस्तक लिखी है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों पर अध्ययन किया है, ऐसे ही नहीं प्रमाण दे, अपने ऐसे ही कोई किसी बात पर मत नहीं देता, उस बात पर उसने अध्ययन कर रखा होता है ना। तो जैसे बाल गंगाधर तिलक ने अध्ययन किया था आर्यों के विषय में, दयानंद सरस्वती ने भी आर्यों के विषय में अध्ययन किया। दयानंद सरस्वती तो वैदिक काल को भारतीय इतिहास में सर्वश्रेष्ठ काल मानते थे, है ना। वेदों की ओर लौटो, किसने नारा दिया? दयानंद सरस्वती ने। तो दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य जो है तिब्बत के निवासी थे। दयानंद सरस्वती की किताब है सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश में दयानंद सरस्वती ने कहा कि आर्य तिब्बत के निवासी थे। तिब्बत कहाँ है? भारत के ठीक उत्तर में, ठीक है, यानी तिब्बत से आए थे, सप्तसंध्या प्रदेश में, तिब्बत से सप्तसंध्या प्रदेश में चले गए थे। वही जो बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने बताया है कि आर्य लोग उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। ये बहुत ही अव्यवहारिक लगता है, माना ही नहीं जा सकता। उत्तरी ध्रुव पे पहले तो आज भी जनजीवन नहीं है, और इतने श्रेष्ठ लोग वहां से कहां से आ जाएंगे। अगर उत्तरी ध्रुव के निवासी थे तो वो भारत में रह नहीं सकते हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव बहुत ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है और भारत एक बहुत ही गर्म जलवायु वाला क्षेत्र है। तो उतने ठंडे क्षेत्रों के लोग भारत में रह नहीं पाएंगे, है ना, भाग के फिर वहीं चले जाएंगे। तो जो भी विचार रहा होगा बाल गंगाधर तिलक का, उनके अनुसार आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। किस किताब में कहा है? द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस। इसी तरह मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया, जानते हैं ना, भूगोल में सब पढ़ा है, मध्य एशिया कहाँ है? भारत के उत्तर में पामीर का पठार, पामीर पठार का उत्तर में मध्य एशिया है ना। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तमाम देश हैं, कजाकिस्तान, तो ये मध्य एशिया के अंतर्गत आते हैं। तो मैक्स मुलर ने कहा है कि आर्य मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आए थे भारत, यानी बैक्टीरिया के मूल निवासी थे, मध्य एशिया के बैक्टीरिया के मूल निवासी थे और वहां से भारत आए थे। यह मत मैक्स मुलर ने दिया है। ये फैक्ट है, फैक्ट मैं आपको लिखवाऊंगा जब थोड़ी अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा। तो ये मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया आर्यों के विषय में, इसे आप बार बार देखिएगा मेरे वीडियो को, या फिर आप इसे लिख भी लेंगे तो निश्चित रूप से काम देगा। मैंने जो भी बताया इसके आधार में बहुत सारे प्रश्न हल करने में आपको सहायता मिलेगी। मैंने जो भी बताया उसे मामूली समझने की गलती मत करिएगा। आप 1000 फैक्ट रट के भी प्रश्न गलत कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो बताया उसे अगर दिमाग में बसा लेंगे तो बहुत सारे फैक्ट अप्रत्यक्ष रूप से आप हल करने में सक्षम हो जाएंगे। बात समझे आप? अप्रत्यक्ष रूप से फैक्ट को हल करने के लिए कॉन्सेप्ट बहुत ही मदद करता है, भले ही आप उस फैक्ट को पढ़कर एग्जाम में न गए। तो आज से भारतीय इतिहास प्रारंभ है। भूगोल भी मैं साथ साथ ले चलूंगा, साथ साथ रोज भूगोल, इतिहास के साथ साथ भूगोल की कक्षाएं, भूगोल की वीडियोस भी डेली अपलोड करूंगा, ये मैंने आपसे वादा किया है, इस पर मैं कायम रहूंगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी वीडियोस को अगर आप मुझे थैंक्स कहते हैं और मुझ में विश्वास है कि मैं आपका साथ अंत तक दूंगा, तो कृपया करके मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मेरे वीडियोस को आप जरूर शेयर करिए। शेयर करने का सबसे अच्छा तरीका है, ऊपर जो लिंक दिया हुआ होता है क्रोम वर्जन में या लैपटॉप वर्जन में, ऊपर जो लिंक दिया हुआ होता है मेरे वीडियोस का, उसे शेयर कर दिया करिए। लिंक को कॉपी करके फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जगह जगह शेयर कर दिया करिए। इससे फायदा ये होगा कि बहुत से दूर दराज के लड़के, उन्हें मेरा इंतजार है या मुझे उनका इंतजार है, दोनों को एक दूसरे से आप मिला दीजिए। ऐसे हजारों लोगों को एक बहुत ही अच्छा समाज हम खुद मिलकर बना सकते हैं, ऋग्वैदिक आर्यों की तरह, कबीलाई और समतामूलक समाज। तो आप मेरे वीडियोस के लिंक शेयर किया करिए, जरूर शेयर किया करिए। और ये बात मैं बार बार वीडियोस में नहीं कह सकता, न मुझे याद आता है और न बाबा कहना अच्छा लगता है। मैं आज आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि मेरे जब भी मेरा कोई वीडियो देखिए आप, अगर आप मुझे थैंक्स करना चाहते हैं तो मुझे थैंक्स करने का इससे अच्छा तरीका नहीं होता है। और हाँ, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं तो लिंक को शेयर करने के अलावा हो सकता है कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो। मैंने कई बार बताया है कि चैनल को सब्सक्राइब कैसे करते हैं। अगर आप कमेंट में कहेंगे कि आपको सब्सक्राइब करने नहीं आता है तो मैं फिर आपको बताऊंगा कि सब्सक्राइब कैसे करते हैं चैनल को। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए, इससे जो भी मैं नया अपडेट डालूंगा, नया वीडियो डालूंगा, वो आपको मिलता रहेगा। भारतीय इतिहास रफ्तार के साथ चालू रहेगा और भारतीय भूगोल भी जुड़े रहिए इसी तरह से। नमस्कार।